Hello friends, I welcome you all to today's discussion session on the most important topic for this particular week. And आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 50th एनिवर्सरी ऑफ वियतनाम रीयूनिफिकेशन। तो अभी इंडिया में क्या है, पहलगाम अटैक हुआ और आज के न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे तो कास्ट सेंसस जो है वो अभी आपको आसपास दिख रहा होगा। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ है, एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है जो शायद आपकी नज़रों से मिस हो जाए, बट ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 30th ऑफ अप्रैल जो था इस बार का 2025 का, उस दिन आपका जो वियतनाम है इसके रीयूनिफिकेशन, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम पहले दो अलग कंट्रीज बन चुके थे, ये वापस से यूनिफाई होके एक सिंगल कंट्री बन गए, वियतनाम कंट्री बने और उसकी ये 50th एनिवर्सरी है। तो आज हम थोड़ा बहुत वियतनाम के बारे में, वियतनाम इंडिया रिलेशंस के बारे में और जो ये पर्टिकुलर वियतनाम का रीयूनिफिकेशन वॉर था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। तो जल्दी से वियतनाम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो ये पर्टिकुलर वियतनाम है, इट्स अ कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में ये एक कंट्री है। और इफ यू फॉलो न्यूज, या हो सकता है जो आप कपड़े पहन रहे हैं अभी, आप जो भी नए कपड़े, ब्रांडेड कपड़े आ रहे हैं, वो ज्यादातर सारे के सारे मेड इन वियतनाम ही मिलेंगे। एंड द रीजन इज कि बहुत सारी जो फर्म्स जो आपकी पहले चाइना में अपनी फैक्ट्रीज ओपन करके बैठे थे, अब वो सारी जो स्पेसिफिकली क्लोथ्स की जो फैक्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फैक्ट्री है, वो वियतनाम में मूव होना स्टार्ट हो गई है। एंड वेरी सून वियतनाम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का पावर हाउस बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का, बिकॉज इसकी जो पॉलिसीज हैं, इट हैज बीन एबल टू अट्रैक्ट मेजर प्लेयर्स इन डिफरेंट फील्ड्स इनटू वियतनाम फ्रॉम चाइना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया लूज आउट कर गया है फ्रॉम विद बांग्लादेश एंड वियतनाम, क्योंकि जो पर्टिकुलर कंपनी चाइना से इंडिया आ सकती थी, उन्होंने अपने स्टोर्स कहाँ ओपन करे हैं, वियतनाम में करे हैं और अपने बांग्लादेश में करे। तो एनीवे, तो ये एक पावर हाउस बन सकता है साउथ ईस्ट एशिया में। वियतनाम ये पर्टिकुलर कंट्री है। इसके अगर वेस्ट में, ईस्ट में आप देखोगे तो ये साउथ चाइना सी जो है वो उसके वेस्ट में एग्जिस्ट करती है। एंड कुछ दिन पहले हमने साउथ चाइना सी डिस्कस करी थी। पूरी की पूरी साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है। इसको साउथ चाइना सी इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये चाइना के साउथ में, वियतनाम कंट्री यहां पे, और वियतनाम के भी कुछ आइलैंड्स हैं जो चाइना क्लेम करता है। तो इस वजह से चाइना और वियतनाम के बीच में भी बहुत सारे आपके टेरिटोरियल इश्यूज जो है वो हैंग करते हैं। अब ये साउथ ईस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट कंट्री है और ये जो आसियान ग्रुपिंग है उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है और आसियान के अंदर में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, टोटल कंट्रीज कितनी है? और एक इंपॉर्टेंट, एक स्पेशल क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ट्राई टू फाइंड आउट कौन सी कंट्री है जो इसका न्यूएस्ट मेंबर बन सकता है। अगर मैंने आपसे नहीं पूछा होता तो मैं बता सकता कि नेक्स्ट नंबर वाला कौन सा मेंबर है, बट मैं पूछने वाला चाह रहा हूं कि कौन सा है जो एज ऑफ नाउ इन प्रिंसिपल तो अप्रूव हो भी गया है एंड वेरी सून ही कैन बिकम द नेक्स्ट मेंबर ऑफ आसियान ऑल्सो। जब ये आसियान फॉर्म हुआ था तब से इसके वही नंबर ऑफ मेंबर्स रहे हैं कुछ सालों से, बट अभी रिसेंटली इसमें एक और नया मेंबर ऐड करने की बात है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुका है। तो करंटली जो पर्टिकुलर वियतनाम है साउथ ईस्ट एशिया में आपका ये कंट्री है और इसकी कैपिटल का नाम है हनोई। बहुत ही रिच सिटी है आपकी ये। और ये जो पर्टिकुलर हनोई है, अगर आपको कभी मौका मिले तो प्लीज विजिट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी। और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी जो बेसिकली पहले साइगोन जो था पर्टिकुलर टाउन, साउथ वियतनाम के अंदर में साइगोन करके कैपिटल का नाम था। बाद में ये जो पर्टिकुलर सिटी है इसका नाम चेंज कर दिया गया हो ची मिन में, जो इनके प्राइमरली लीडर थे इनके पर्टिकुलर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर में, हो ची मिन। तो उनके नाम पे इस पर्टिकुलर सिटी का यहाँ पे नाम किया गया और ये वहां की लार्जेस्ट सिटी है। और जब साउथ वियतनाम एग्जिस्ट करता था तो ये साइगोन उसकी कैपिटल होती थी। अब वहां पे गवर्नमेंट टाइप क्या है, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि वियतनाम जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पे कम्युनिस्ट रूल है। ठीक है, वहां पे कम्युनिस्ट रूल है, यानी वहां पे जस्ट लाइक चाइना वन पार्टी रूल है। वहां पे मल्टीपल पार्टीज नहीं है, वहां पे वन पार्टी रूल है। जैसे चाइना के अंदर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वहां पर भी आपकी सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है जो वहां की मेन पॉलिटिकल पार्टी है। और देयर इज ओनली वन पार्टी, यानी वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते हैं कंट्री के अंदर में, इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शंस, और उसमें जो डेलीगेट्स होते हैं डिफरेंट रीजन से, कम्युनिस्ट एक सिस्टम के अंदर में डिफरेंट रीजन से डेलीगेट्स वहां पे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं पार्टी के वो होते हैं, और वो वहां पे वोट करके अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं।
और इस तरीके से कम्युनिस्ट रूल किया जाता है। करेंसी बिकॉज बहुत अलग सा नाम है, डोंग करते हैं, वियतनामीज डोंग इज द नेम, वियतनामीज डोंग वहां की करेंसी है और ऑफिशियल लैंग्वेज वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसको वियतनामीज बोला जाता है, ये वहां की लोकल लैंग्वेज है। तो कोई भी कंट्री जो न्यूज में हो, आई वुड से ये 3-4 इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है वो ये कि भाई जो वियतनाम है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में वियतनाम इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो पता रखना कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, तो अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आते हैं। अब अनलाइक इंडिया जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, जो आपका वियतनाम था, इट वाज नॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, इट वाज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। ओके, और इसको पार्ट बोला गया था फ्रेंच इंडो चाइना। तो बेसिकली फ्रेंच टेरिटरी को यहाँ पे इंडो चाइनीज टेरिटरी बोला जाता था, और ये जो पर्टिकुलर वियतनाम था, इट वाज पार्ट ऑफ द लार्जर टेरिटरी ऑफ फ्रेंच इंडो चाइना इन द 19th सेंचुरी। और जस्ट लाइक एनी अदर कॉलोनाइजर, फ्रांस ने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, यहाँ पे इसके रिसोर्सेज को मिसयूज किया, यहाँ के लोगों को इल ट्रीट किया गया, एंड इस वजह से विद टाइम वहां पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मूवमेंट डेवलप हुआ, एंड फाइनली जो वियतनाम है वो आपके फ्रांस के उससे फ्री हो गया। तो जो पहला फर्स्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इट वाज फॉट बिटवीन द वियतनामीज एंड द फ्रेंच कॉलोनाइजर्स। तो फ्रेंच के बीच में और उसके बीच में लोकल वियतनामीज के बीच में पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ बिटवीन 1946-54। तो यहाँ पे जो रीयूनिफिकेशन का वॉर है उसका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये वो वाला वॉर है जो इंडिया ने ब्रिटेन के साथ लड़ा था, और सिमिलरली यहाँ पे वियतनाम ने यहाँ पे फ्रेंच के साथ में लड़ा है। ओके, और इट वाज लेड बाय द लीडर हो ची मिन जो उनके लीडर थे, जिसके नाम पे साइगोन का अब नया नाम रखा गया, हो ची मिन सिटी, एंड द वियतनाम इज बेसिकली द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हो ची मिन की जो पार्टी थी, जैसे इंडिया में कांग्रेस थी, वहां पे पार्टी का नाम था वियतमिन, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। ये वियतनामीज टर्म है, और उसका अगर इंग्लिश टर्म निकालोगे तो वो ये हो जाएगा। और रिमेंबर, दिस इज द पॉलिटिकल पार्टी। ओके, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, और यहां पे क्या होता है कि बिकॉज 1946-54 हो चुका है, दिस इज द पीरियड जब कोल्ड वॉर पीक पे था, और उस वजह से क्या होता है, नॉर्थ के अंदर में तो चाइना सपोर्ट करने के लिए आता है, और साउथ में यहां पे यूएस जो होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और उस वजह से एक पर्टिकुलर जिनेवा अकॉर्ड साइंस होते हैं 1954 में, जिसमें वियतनाम को 2 टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। वन नॉर्थ वियतनाम जो कम्युनिस्ट होता है बिकॉज चाइनीज सपोर्ट की वजह से था, लेड बाय हो ची मिन, और दूसरा साउथ वियतनाम होता है जो यूएस बैक्ड होता है, बट वो एंटी कम्युनिस्ट होता है बिकॉज यूएस जो था उस टाइम में कोल्ड वॉर के टाइम में कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रमोट करना चाहता था, और जो यूएसएसआर था और चाइना थे वो कम्युनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते थे। और फिर यहां पे एक नया वॉर स्टार्ट हो जाता है 55 से ही, जिसको आप बोल सकते हो द वियतनाम वॉर और द सेकेंड इंडो चाइना वॉर। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट इंडो चाइना वॉर हो जाएगा, और 55 से 75 का जो ये 20 लॉन्ग ईयर का पीरियड है आपका, ये आपका सेकेंड इंडो चाइना वॉर या वियतनाम वॉर हो जाएगा। और यहां पे जो ये पर्टिकुलर नॉर्थ वियतनाम है, साउथ यानी वियतनामीज ही अपने एक दूसरे से लड़ रहे थे। यहां पे नॉर्थ वियतनाम को चाइना सपोर्ट कर रहा था, साउथ वियतनाम को यूएस सपोर्ट कर रहा था। और ये जो पर्टिकुलर वॉर है, अगर आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस मूवी सीरीज है रैम्बो करके, ओके, ये सब सिल्वेस्टर स्टैलोन की ये पर्टिकुलर मूवी सीरीज जो बेसिकली वियतनाम वॉर के अंदर में ही है, कि एक पर्टिकुलर यूएस का सोल्जर है जो बेसिकली वन हैंडेडली जाके वियतनाम फोर्सेस को डिफीट कर देता है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, बिकॉज इसमें फाइनली जो यूएस था 20 ईयर्स लेटर बहुत सारे अपने रिसोर्सेज को लॉस करके अपने मैन को, यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 में इतने लोग नहीं लूज करे थे, इतने सोल्जर्स लूज नहीं करे थे जितने उसने वियतनाम वॉर में। सबसे ज्यादा जो उसने अपने सोल्जर्स को लूज करा है, सबसे ज्यादा जो उसने वॉर एक्सपेंडिचर करा है वो वियतनाम में किया था, और 20 लॉन्ग ईयर्स तक ट्राई करने के बाद भी यूएस जो है वो यहां पे वियतनाम में अपनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या अपनी सपोर्टिव गवर्नमेंट वहां पे नहीं सपोर्ट कर पाया। और फाइनली 20 ईयर्स लेटर आफ्टर डूइंग सो मेनी एट्रोसिटीज, इतने सारे वॉर क्राइम्स करने के बाद यूएस को वियतनाम को छोड़ना पड़ा। ओके, और फिर नॉर्थ वियतनाम और आपके जो वियतकॉन्ग है, ये इस पर्टिकुलर वॉर से आपके विनर निकल के आए। और फाइनली अप्रैल 30, 1975, ये डेट याद रख लेना, अप्रैल 30, 1975, जब फॉल ऑफ साइगोन हुआ, मतलब जो साउथ वियतनाम की कैपिटल थी, इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द नॉर्थ फोर्सेस, और दिस मार्क्स द एंड ऑफ वॉर एंड द यूनिफिकेशन, और साइगोन को रीनेम कर दिया गया एज हो ची मिन सिटी बाय द लीडर। ठीक है, तो ये था वियतनाम वॉर।
अब यहाँ पे 75 में वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके बाद में उसका जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन है वो इनिशिएट हो जाता है। तो इसके अंदर में सबसे पहले जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं, जिनको वहां की लोकल टर्म में बोला जाता है दोई मुई। तो बहुत सिंपल से टर्म्स है, 1986 में दोई मुई स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो वो मॉडल आपका अपनाते हैं वो सेम मॉडल इंडिया ने भी यूज किया था, बट इंडिया बीइंग अ वेरी लार्ज कंट्री इट वाज नॉट सक्सेसफुल दैट मच इन इंडिया, बट वहां पे ये सोशलिस्ट ओरिएंटेड मार्केट इकोनॉमी मॉडल जो है वो वहां पे सक्सेसफुल हो चुका था। तो आप कह सकते हैं करंटली जो आपका इंडिया का मॉडल है, करंट इंडिया मॉडल है, वो भी यही है, सोशलिस्ट ओरिएंटेड मार्केट इकोनॉमी मॉडल है, जो आज भी इंडिया भी करती है। इन्होंने भी सेंट्रल प्लानिंग करा, जैसे प्लानिंग कमीशन प्लान देता था सारे स्टेट्स के लिए, सारे पूरे इंडिया के लिए, सिमिलरली वहां पर भी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इकोनॉमी जो किसी भी सोशलिस्ट कंट्री के अंदर में, कम्युनिस्ट कंट्री में होती है, वही मॉडल इन्होंने एस्टैब्लिश करा। फिर यहां पे मॉडर्न आपका वियतनाम होता है। जस्ट लाइक इंडिया इज अ मिडिल इनकम कंट्री, वियतनाम भी करंटली मिडिल इनकम कंट्री है, बट द गुड थिंग अबाउट वियतनाम या वियतनामीज है कि यहां पे बहुत ही हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है, और इसकी वजह से ये, अगर स्मॉलर कंट्रीज की बात करी जाए तो एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लार्ज इकोनॉमीज की बात करी जाए तो इंडिया ही लार्जेस्ट है, बट अगर स्मॉल इकोनॉमीज की बात करी जाए तो एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। और सबसे ज्यादा फोकस का है मैन्युफैक्चरिंग में है, एंड नॉट जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी के अंदर में भी है आपका। तो मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, टूरिज्म इज ऑल्सो वेरी फेमस ऑफ वियतनाम, और चीपर भी पड़ता है बिकॉज वहां का करेंसी एक्सचेंज रेट कम है, तो आप एक्चुअल में कम पैसे में बहुत अच्छा वहां पे ट्रिप कर सकते हो। अभी अगर आप रिसेंटली थोड़ा बहुत भी अगर न्यूज फॉलो करोगे टूरिज्म की, तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर गोइंग टू वियतनाम बिकॉज इट इज चीपर एंड इट इज मच बेटर इन देन मेनी प्लेसेस एल्सवेयर ऑल्सो, और उससे कम प्राइस में आप अच्छी आपको सर्विस मिल रही है, इसलिए लोग वियतनाम भी जा रहे हैं। ओके, एंड इट एम्स टू डेवलप इकोनॉमी बाय 2045, अपनी आपको एक डेवलप्ड इकोनॉमी क्रिएट करना चाहता है बाय 2045। ओके, अब यहां पे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज गोल टू बी द डेवलप्ड इकोनॉमी? तो इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी कब तक बनना चाहता है? इंडिया का गोल क्या है यहां पे? इसका गोल 2045 है, इससे पहले या बाद में ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, अब यहां पे आते हैं करंट लीडरशिप कौन सी है। तो अभी जो लीडर है, अगेन आई टोल्ड यू कि यहां पे बिकॉज डेमोक्रेसी नहीं है तो प्रेसिडेंट टर्म तो यूज किया जाता है, बट एक्चुअल में ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। तो जो जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। He is the president of Vietnam, and currently जो वियतनाम के प्रेसिडेंट उनका नाम है To Lam. To Lam is the name of the current president of Vietnam, and he is the general secretary of the Communist Party, because वहाँ इलेक्शंस नहीं कंडक्ट होते हैं, या आई शुड से कि पीपल इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते हैं वहाँ पे, आपके पार्टी इलेक्शंस वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। वन पार्टी कम्युनिस्ट रूल है, CPV जो है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम इज द सुप्रीम अथॉरिटी। ओके, सो जस्ट लाइक जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी होगी उस कंट्री का, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम वही होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो अगर वहां पे कम्युनिस्ट रूल होगा तो उस पार्टी का नाम भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम ही होगा। ओके, अब यहाँ पे एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं फॉरेन रिलेशंस का। तो यहाँ पे हम 3 फॉरेन रिलेशन चेक करेंगे, एक चाइना के साथ कैसे, जो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस एरिया का, और दूसरा यूएस जो बेसिकली आपकी वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व था, एंड 50th एनिवर्सरी पे वो प्रेजेंट है। एक्चुअली वहां का जो पर्टिकुलर वहां पे कौंसल जनरल है वहां के, वो उस पर्टिकुलर 50th वॉर ऑफ यूनिफिकेशन पे प्रेजेंट है। तो चाइना के साथ देखेंगे, यूएस के साथ देखेंगे, एंड ऑब्वियसली इंडिया के साथ क्या रिलेशंस है वो भी हम देखेंगे। तो विद चाइना, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ साउथ चाइना सी वहां पे हिस्टोरिकल टेंशन है, बट स्टिल समहाउ जहां पे जो आपका वियतनाम है वो चाइना के साथ में ट्रेड भी करता है, और यहां पे उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन करे हैं। तो समहाउ एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करा जा रहा है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन अलग बात है, सॉवरेन टेरिटरी असर्शन अलग बात है, और एट द सेम टाइम वो अपने डिफेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एंड जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वो भी साउथ चाइना सी में स्टेप्स लेता है। यूएस की बात करी जाए तो ये पहले एनिमीज थे, और आज के टाइम में ये एक मेजर ट्रेड पार्टनर है। फॉर एग्जांपल वियतनाम के जो एक्सपोर्ट हैं वो उसके 30% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिर्फ और सिर्फ यूएस को। और यहाँ पे क्या हुआ है कि बिकॉज वियतनाम से बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपोर्ट आ रहा था यूएस के अंदर में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो वन ऑफ द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट नंबर पे जो उन्होंने इंपोर्ट टैरिफ लगाया था वो वियतनाम पे लगाया था आफ्टर कंबोडिया। 46% का टैरिफ अनाउंस किया गया था ऑन वियतनाम, बिकॉज वियतनाम से बहुत कुछ अभी यूएस को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम जो यूएस इंपोर्ट्स वियतनाम में आ रहे थे उनकी इतनी वैल्यू नहीं है, और इस वजह से जो पर्टिकुलर वियतनाम है वो यूएस के साथ भी एक बैलेंस एक्ट क्रिएट करने का। तो आप देख सकते हैं कि वियतनाम की स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि हम एकदम से एजर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अननेसेसरी का यहाँ पे अपना ईगो शो नहीं करेंगे, हम जहां भी नेगोशिएट कर सकते हैं वह नेगोशिएट करेंगे। सो दिस हैज बीन द केस विद यूएस एंड चाइना। बट व्हाट अबाउट इंडिया? तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 1972 के अंदर में
यानी कि नॉट इवन मतलब ड्यूरिंग द सेकेंड वियतनाम वॉर ऑल्सो 75 में वॉर एंड हुआ है, 72 में हमने डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश कर लिए थे वियतनाम के साथ में, और तब हम नॉर्थ जो वियतनाम है उसके साथ में हमने अपने जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश किए थे, एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस रिलेशनशिप। तो आसियान के अंदर में जितनी भी कंट्रीज हैं इंडिया के अच्छे रिलेशंस के साथ, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी बड़े कंट्रीज हैं वहां के, और इसके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस ही हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हम हमारे डिफेंस और स्ट्रैटेजिक टाइज को इंप्रूव कर रहे हैं। इंडिया वियतनामी सबमरीनर्स जो होता है, सबमरीन को कर रहे हैं, उनको वहां पे ट्रेन करता है, एंड वेरी सून इट इज पॉसिबल कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इनके साथ हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको हम फिलीपींस को बेच चुके हैं, इंडोनेशिया के साथ हमारा इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है। थर्ड कंट्री पॉसिबली जिसको हम ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करेंगे वो वियतनाम होगा। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर वियतनाम है, ये पर्टिकुलर ब्रह्मोस मिसाइल से एक डेटरेंस क्रिएट कर सकता है साउथ चाइना सी में अगेंस्ट द चाइनीज शिप, और साउथ चाइना सी में दोनों हम जो है इंडिया और वियतनाम जो है वो चाइना को अपोज करते हैं। व्हाट अबाउट कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज? तो बिकॉज आसियान जो है पर्टिकुलर वियतनाम जो रहा है वो साउथ ईस्ट एशिया ही पूरा का पूरा इंडिया के बहुत क्लोज रहा है, और यहां पर भी आप देखोगे कि वियतनाम के अंदर में भी बुद्धिस्ट कल्चर जो है वो एक प्राइमरी वहां का रिलीजन है, एंड यहां पे हमारे बहुत हिस्टोरिकल टाइम से बुद्धिस्ट एंड चैम सिविलाइजेशन के एक्सचेंज रहे, एंड वेरी मच स्टूडेंट एक्सचेंज और टूरिज्म प्रोग्राम भी हमारे बहुत कॉमन है। ट्रेड और इकोनॉमी की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। अभी करंटली बायलैटरल ट्रेड लास्ट ईयर की देखी जाए तो $15 बिलियन थी, और इसके अंदर में इंप्रूव करने का हमारे पास बहुत स्कोप है। और की सेक्टर्स क्या है? फार्मा है, आईटी, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी है फ्रॉम द इंडियन साइड। वहां से क्या है, मेजरली हम वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स वहां से इंपोर्ट करते हैं, एंड प्लस जो क्लोथ्स है आपके ब्रांडेड क्लोथ्स हैं वो भी आपके वहीं से इंपोर्ट होते हैं। तो ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करी जाए सो दीज आर द वियतनाम इंडिया रिलेशंस। ओके तो ये था आपका आज का 50th यूनिफिकेशन का टॉपिक। एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर तो यही बन जाता है, कौन सी कंट्री है जिसने अपना 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करा, या कौन सी कंट्री है जिसने 50th ईयर ऑफ रीयूनिफिकेशन को सेलिब्रेट करा है? तो एक सिंपल सा आंसर वियतनाम। ये आपका एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। एक सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि 50th रीयूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम किस डेट को मनाया जाता है? तो 30th ऑफ अप्रैल जो था पिछले महीने का जो लास्ट डे है वो उसका रीयूनिफिकेशन डे या उसका इंडिपेंडेंस डे की तरह वो सेलिब्रेट करते हैं। कब हुआ था? 30th 50 इयर्स काउंट कर लेना, तो 30th अप्रैल 2020 नॉट 2025 1975 वाज द ईयर जब आपका वो यूनिफिकेशन डे हो जाए। ओके सो विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर एमआईटी। ये पर्टिकुलर एमआईटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस आउट कर जाएंगे, बट दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। ओके सो विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।